हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी स्टेशनरी वेव्स को। और इस टॉपिक में स्पेसिफिकली हम ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे जी। तो स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टरबेंस जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर जैसे आपके सामने यहाँ पर एक वेव दो पॉइंट्स के दरमियान ओसिलेट करती हुई आपको दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर देते हैं। ये कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट कोई ये जैसे कि आप इनको नाम दे दें बेशक पॉइंट ए और पॉइंट बी का। तो ये जो वेव है ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही ऑसिलेट करती रहेगी। इन दो पॉइंट से आगे पीछे ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। और जैसे कि ये वेव है आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसवर्स वेव है, तो इसी चीज़ को हमने डिस्कस भी करना है। ट्रांसवर्स वेव इन ए ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एनर्जी को मींस की डिस्टर्बेंस को ट्रैप किया और उसके अंदर हम डिफरेंट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कमिंग स्लाइड्स में उनको हमने डिस्कस करना है जी। तो अभी स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करना है तो पहले उन्हें जल्दी से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम दो तरह से स्टेशनरी वेव्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं जी, और दोनों डेफिनेशन में बात एक ही है कि हमारे पास दो सिमिलर वेव्स हों और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों। तो और दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान अगर ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो उस टाइम के ऊपर हमें जो वेव मिलेगी वो स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव होगी। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग को दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स करके उसके अंदर हम ये स्टेशनरी वेव्स जनरेट कर सकते हैं। विंड कॉलम्स के अंदर ये जनरेट हो सकती हैं। डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो सकती हैं। और एट लास्ट हम डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव्स को इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती हैं वो प्रोग्रेस कर रही होती हैं, मीन्स डिस्टर्बेंस आगे चल के जा रही होती है। और जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं ये ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हुई भी होती है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस इन वेव्स में आना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब ये वेव आगे प्रोपिगेट ही नहीं कर रही तो हम इसको वेव क्यों कह रहे हैं। वेव तो हम ये कहते हैं ना डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच प्रोपिगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टर्बेंस होगी उसके लिए इसको वेव कह रहे हैं। तो स्टेशनरी इसलिए कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हुई हुई है ये वाली डिस्टर्बेंस। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट केसेस को फिर बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो केस होगा वो ये होगा कि हम इस स्ट्रिंग को फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट जो है वो प्लग करें। अगर तो क्या होगा, देखिए हमारे पास इसकी जो ओरिजिनल कुछ पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये स्ट्रिंग हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान, आप इन पॉइंट्स को नाम दे दें पॉइंट ए और बी, हमने इसको यहाँ पर फिक्स किया। अगर आप इसको बिल्कुल मिडल से प्लग करते हैं, अपवर्ड लेके जाते हैं या डाउनवर्ड लेके आते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, आपकी मर्जी। अब जब आप इसको प्लग करेंगे तो अब देखें दोनों में से कोई एक सिचुएशन आप चूज़ कर लें। हमने लेट से ये जो ब्लू कलर में हमने इसको डिस्टर्ब किया है हम वो वाली डायरेक्शन चूज़ करते हैं। तो इसकी जो बिहेवियर होगा स्ट्रिंग का वो कुछ ऐसा हो जाएगा। बिकॉज ये जो वेव है ये सॉरी ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों एंड से हमने क्लैम्प की हुई है। तो ये वाले एंड्स इसके ऊपर डिस्प्लेस नहीं करेंगे, जस्ट ये वाला जो पॉइंट ए होगा हमारे लिए यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करना चाहेगी स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ आकर ये रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया, फिर इसने इधर वापस आना है। ठीक है, अब ड्यू टू इनर्शिया भी कह सकते हैं। और अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट हैं इन ये वाले पॉइंट भी चाहेंगे ना ये अपवर्ड जाना चाहें, तो ये जो क्लैम्प वाला पॉइंट है ये चाहेगा कि नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये इनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये सारा इसका कुछ बिहेवियर इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। आप इनर्शिया से एक्सप्लेन करें, न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करें, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है दोनों केसेस में। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रिंग जो होगी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी इन पॉइंट्स के दरमियान। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के साथ यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एन लिखा हुआ है। जो पॉइंट बिल्कुल परमानेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होते हैं उनको हम नोड कहते हैं जी। और जो पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होता है ये एक ही पॉइंट होगा
इस ओवरऑल अभी आप जो देख रहे हैं ना, इसमें हमारे पास एक ही पॉइंट आएगा, एंटी नोड इसको हम कहेंगे, जिसके ऊपर एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर हमारे पास कि ये जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, वो अगर आप देखें ना, टोटल लेंथ उसको हमने कन्वर्ट किया है कितनी वेव्स के अंदर। हमने ओरिजिनली जस्ट एक हाफ वेव बनाई है। ये जो दूसरी हाफ वेव है ना, ये रिफ्लेक्शन की वजह से आई है। ठीक है जी, ये रिफ्लेक्शन की वजह से आई है। हमने जो जनरेट किया है वो जस्ट हाफ वेव ही जनरेट की है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने जस्ट ये वाली वेव जनरेट की है। ये जो इसका सेकंड पार्ट बना है ना जी, ये जो डॉटेड में मैंने बनाया है, ये हमारे पास ड्यू टू रिफ्लेक्शन बना है। तो आपने पूरी ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ को हाफ वेव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हाफ वेव में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी जो वेव लेंथ है वो 2L हमारे पास हो गई। अब आपको पता है जो वेलोसिटी आप लिखते हो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी v बाय लेमडा। नाउ आप 1/λ और v की वैल्यू हम जानते हैं कि v जो है वो फोर्स ओवर मास डेंसिटी के बराबर है। तो यहाँ आप लिख सकते हो F/m। सिमिलरली वेवलेंथ की वैल्यू आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट की हुई, आप इसे यहाँ पे पुट करें, 1/2L F/m आ जाएगा। दिस विल बी दी फ्रीक्वेंसी कॉरिस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट हार्मोनिक। ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब सेकंड केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसके क्वार्टर पार्ट से, फोर्थ पार्ट से इसको प्लग करें, और फिर हम देखें कि इस वेव के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी वेव जनरेट होती हैं। तो अगर हम इसको क्वार्टर पार्ट से प्लग करें तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक कंप्लीट वेव जनरेट हो रही है। ठीक है जी, ये जो दूसरी वेव है ना हमारे पास, आप दोनों में से किसी एक वेव को इंसिडेंट वेव कंसिडर कर सकते हैं। लेट से हम इसको इंसिडेंट कंसिडर करते हैं। तो हमने ओरिजिनली पूरी जो लेंथ है उसको वन वेव में कंप्लीट कन्वर्ट किया है। तो ये जो दूसरी रेड कलर वाली लाइन वेव है हमारे पास, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन जनरेट हुई है। ठीक है जी, तो हमने टोटल लेंथ को कन्वर्ट कर दिया है कंप्लीट वेव के अंदर। तो हाफ वेव लेंथ प्लस हाफ वेव लेंथ आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसका टोटल डिस्टेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ वेव्स, वो वन कंप्लीट वेव लेंथ आएगा। इस तरह आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप v/λ करेंगे, और v की वैल्यू अगेन आप फोर्स ओवर मास डेंसिटी, यहाँ फोर्स की जगह आप टेंशन इन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम t लिख देंगे। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी f1 थी, वो आ रही थी 1/2L टेंशन ओवर स्मॉल m। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, f2 जो आ रहा है वो है हमारे पास 1/L T/m। आप अगर इसको f1 के जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा, अगर हम 2 वाले फैक्टर को न्यूमरेटर से हटा दें, अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये जो है ये f बिल्कुल f1 के बराबर है। तो इट मीन्स कि आप फर्स्ट हार्मोनिक की तरह अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये फ्रीक्वेंसी जो f2 है वो हमारे पास 2f1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो केस था जब हम इसको फोर्थ पार्ट से प्लग करेंगे। इन ए वेरी सिमिलर मैनर अगर हम इस स्ट्रिंग को इसके 6 पार्ट से प्लग करेंगे तो हमारे पास जो वाइब्रेशंस होंगी, मीन्स जो टोटल स्ट्रिंग में वेव्स क्रिएट होंगी, वो वन कंप्लीट वेव होगी और वन हाफ वेव लेंथ जनरेट होगी। देखिए हमारे पास यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक एक कंप्लीट वेव है और फिर आगे एक हाफ वेव लेंथ बनी है, तो टोटल लेंथ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 3.5 वेव लेंथ में। आपको वेव लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू विल गेट 2L/3। आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट करें। इस तरह आप वेलोसिटी की वैल्यू b पुट करें, तो हमें जो ये जो रिलेशन मिलने वाला है आपकी बरी, वो f(3) इज इक्वल टू 3v/2L है ना। तो 3v की जगह, सॉरी v की जगह आप वेलोसिटी का वो जो रिलेशन है टेंशन ओवर मास डेंसिटी ये पुट करें। तो अब अगर आप देखें ना हमारे पास ये जो 1/2L इंटू
स्क्वायर रूट टेंशन ओवर मास डेंसिटी, ये जो है ये हमारे पास F1 के बराबर है। तो इट मीन्स कि अब जो हमारे पास थर्ड फ्रिक्वेंसी आ रही है, जिसको अभी हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के जो थर्ड मल्टीपल के बराबर है। ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस अभी आपको खुद भी समझ आ रहा होगा कि हम किस सीक्वेंस की तरफ जा रहे हैं, कि हमने सारी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करके जनरेट कर रहे हैं हम। अब अगर हम स्ट्रिंग को किसी भी पॉइंट से प्लग करें तो हम उसका फाइनल रिलेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने जल्दी से जो अभी अभी रिलेशंस डिस्कस किए हैं उसको उनको रिकॉल करना है जी। सबसे पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का था, जिसमें हमने टोटल लेंथ को हाफ वेवलेंथ में कन्वर्ट किया था। तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई थी वो थी 2 ऑफ एल के बराबर। इसको लेट से मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ जी। फिर मैंने क्या किया जी कि इसको फोर्थ पार्ट से प्लग किया, तो मेरे पास जो टोटल लेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई थी कंप्लीट वेव में। इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो मेरे पास जो वेव लेंथ की वैल्यू आई थी वो एल आई थी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको ज़रा ये रिलेशन का सीक्वेंस समझ आ जाए। फिर मैंने क्या किया जी, 6 पार्ट से इसको प्लग किया थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो जो टोटल लेंथ थी वो मेरे पास 3.5 वेवलेंथ में कन्वर्ट हुई थी। तो अब जो लेमडा ऑफ 3 आ रही है मेरे पास, वो आ रही है जी 2L/3 से। ठीक है जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। अगर आप इन तीनों रिलेशंस को देखें तो हमारे पास यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सीक्वेंस बन रहा है एक। वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि 2 ऑफ L तो न्यूमरेटर में आ ही रहा है, और जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर में जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो हमारे पास 1 2 3 काउंटिंग में सिंपल आ रहा है। तो अगर आपने एक n पॉइंट के लिए किसी भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट से अगर आपने स्ट्रिंग को प्लग किया है तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाना है, तो उस रिलेशन के लिए आपको उस पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई हुई वेवलेंथ का पता होना चाहिए। और वो वेवलेंथ आपको यहाँ से इस रिलेशन से कुछ ऐसे मिलेगी। देखें, लेमडा 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, लेमडा 2 है डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, लेमडा 3 है डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो जब लेमडा n होगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 2L/n आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन मिल जाएगा, जो कि हमें कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय टेंशन ओवर मास डेंसिटी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2L आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन होगा। और इसमें इसी रिलेशन में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हम ये यूज़ करते आए हैं 1/2L स्क्वायर रूट टेंशन ओवर मास डेंसिटी, ये F1 के बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इट मीन्स आप कहीं से भी इसको प्लग करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आपके पास वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्रिएट होंगी, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। लास्ट में एक चीज़ डिस्कस ये कर लें कि यहाँ पर देखें, नोड टू नोड जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो λ/2 आ रहा है। हमेशा आपने एक चीज़ न्यूमेरिकल्स में याद रखनी है कि नोड टू नोड डिस्टेंस आपको नहीं बताया जाएगा, आपको जस्ट नंबर ऑफ नोड्स बताए जाएंगे। तो नोड टू नोड डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास λ/2 होगा। और हर दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान एक एंटी नोड आता है जी। देखें, यहाँ पर एक एंटी नोड आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये नोड है, ये नोड है, दरमियान में एक एंटी नोड आ रहा है, ये नोड, यहाँ पर एक एंटी नोड। ये देखें, यहाँ पर नोड, दो नोड हैं, दरमियान में एक एंटी नोड। तो नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2 है अगर, तो नोड टू एंटी नोड तो फिर λ/4 होना चाहिए ना, क्योंकि λ/2 को अगर आप हाफ से डिवाइड करेंगे, बेसिकली ये हाफ ही है ना, हाफ डिस्टेंस है, हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमें λ/4 मिलेगा। तो आपने न्यूमेरिकल में हमेशा ये याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स आपको प्रोवाइड किए गए आपने उस हिसाब से λ/2 लेके चलना है। और अगर नोड टू एंटी नोड बताया गया तो आपने डिस्टेंस जो वेवलेंथ की टर्म में लेना है वो λ/4 का लेना है। ठीक है जी, तो टॉपिक की कंक्लूजन हम मेनली दो पॉइंट से कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि आप जितना मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाएंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो उतना ज़्यादा लूप्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और यही पॉइंट आगे लेके चलें तो हमारे पास जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स होंगी उतना ज़्यादा कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, मीन्स नंबर ऑफ़ साइकिल्स उतने ज़्यादा हमारे पास increase होगी। So that was all about the stationary or the standing waves in a transverse
stationary or standing waves in a stretched string.